ग्रीनलैंड की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है, जो आज की आलमी सियासत में एक नया मोड़ ले रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो तकरीबन 20 लाख मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 56,000 के करीब है। इसकी तारीख नार्स वाइकिंग्स के दौर से शुरू होती है, जब 10वीं सदी में एरिक द रेड नामी वाइकिंग ने यहां आबादकारी शुरू की थी। इसने इस बर्फीले इलाके का नाम ग्रीनलैंड यानी सब्ज जमीन रखा, ताकि लोगों को यहां आने की तरगीब दी जा सके। हालांकि ये ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। 300 साल तक नार्स बस्तियां यहां कायम रहीं, लेकिन 15वीं सदी में मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर वजूहात से ये आबादियां खत्म हो गई। इस दौरान मकामी अनूत कबाइल यहां आबाद रहे, जो हजारों साल से इस सख्त माहौल में जिंदगी गुजार रहे थे। 18वीं सदी में डेनमार्क ने इस इलाके पर बाकायदा नौआबादियाती कंट्रोल कायम किया, और तब से यह डेनमार्क के जेरे इंतजाम है। 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया, लेकिन 1969 में इसे खुद मुख्तारी मिली, जिसके तहत मकामी हुकूमत तश्कील दी गई। 2009 में मजीद वसी खुद मुख्तारी मिली, जिससे ग्रीनलैंड को अपने कुदरती बेशुमार और मगरू मिले वसाइल पर कंट्रोल मिल गया, लेकिन दिफा और खारिजा पॉलिसी अब भी डेनमार्क के हाथ में है। ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ उसके साइज की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक हैसियत के बायस है। यह शुमाली बहरे ओकियानोस और शुमाली कुत्ब के दरमियान वाक़े है, और अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक पुल की तरह है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने इसकी अहमियत को पहचान लिया था और यहां फौजी अड्डे कायम किए। 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को $100 मिलियन में ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। सर्द जंग के दौरान 1951 में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने थोले में एयर बेस बनाया, जो आज भी फाल है और अमेरिकी मिसाइल वार्निंग सिस्टम का अहम हिस्सा है। हालिया बरसों में ग्रीनलैंड की अहमियत कई गुना बढ़ गई है, और इसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, वहां के जेरे जमीन कुदरती वसाइल तक रसाई आसान हो रही है। साइंसदानों का ख्याल है कि यहां नायाब जमीनी धातें मौजूद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। चीन इस वक्त उन नायाब धातों की आलमी फराहमी पर तकरीबन अजारादारी रखता है, इसलिए ग्रीनलैंड के वसाइल मगरबी ममालिक के लिए इंतहाई अहम हो गए हैं। इसके अलावा यहां तेल और गैस के भी बड़े जखायर होने का इम्कान है। शमाली समुद्री रास्तों की अहमियत भी बढ़ रही है, क्योंकि बर्फ पिघलने से नए जहाजरानी के रास्ते खुल रहे हैं, जो यूरोप और एशिया के दरमियान फासला बहुत कम कर देते हैं। रूस और चीन दोनों इन रास्तों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ग्रीनलैंड की मौक़ियत इन रास्तों पर कंट्रोल के लिए बहुत अहम है। नीज अस्करी लिहाज से शमाली कुत्ब का इलाका एक नया महाज बन रहा है, जहां रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और अमेरिका उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2019 में सदारत के दौरान ग्रीनलैंड खरीदने का ख्याल पेश किया था, जिस पर दुनिया भर में हैरत और तनकीद की गई थी। डेनमार्क की वजीर आजम ने उसे मुज़हका खेज करार दिया था, जिस पर ट्रंप ने डेनमार्क के अपने सरकारी दौरे को मनसूख कर दिया था। अब 2024 के इंतखाबात के बाद दोबारा सदर बनने के बाद ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, और इस बार उनका लहजा ज्यादा सख्त है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती और आजादी के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा और कंट्रोल जरूरी है। जब उन्हें पूछा गया कि क्या वो फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने उसे मुस्तरद नहीं किया। ट्रंप के इस मौकिफ की कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका की चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुकाबलाबाजी है। चीन गुज़िश्ता कई सालों से आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और अपने आप को करीबी आर्कटिक रियासत करार दे रहा है, हालांकि वो आर्कटिक से हजारों मील दूर है। चीन ने ग्रीनलैंड में सरमायाकारी की कोशिशें की हैं,
और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका को खदशा है कि चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। नायाब जमीनी धातों पर चीन की इजारादारी को तोड़ना भी अमेरिकी हिकमत अमली का हिस्सा है और ग्रीनलैंड इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दूसरी बड़ी वजह रूस की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी है। रूस ने आर्कटिक में कई फौजी अड्डे बहाल किए हैं और नए तैयार किए हैं। इसने आइस ब्रेकर जहाजों का एक बड़ा बेड़ा बनाया है और शुमाली समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल रूस की इस तौसी पसंदी को रोकने के लिए अहम है। मौसमियाती तब्दीली के बायस आर्कटिक की बर्फ पिघलने से जो नई हकीकतें सामने आ रही हैं, उनसे एक नई अजीम खेल का आगाज हो रहा है जिसमें अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। ट्रंप की शख्सियत और उनका अमेरिका फर्स्ट का नजरिया भी एक अहम अंसर है। ट्रंप खुद को डील मेकर समझते हैं और उन्हें बड़े बोल्ड इकदामात पसंद है। ग्रीनलैंड को हासिल करना उनकी नजर में एक तारीखी कामयाबी होगी जो 1870 में अलास्का की खरीदारी से मवाजना की जा सकती है। ये भी याद रहे कि अमेरिका ने तारीख में इलाके हासिल किए हैं, जैसे अलास्का रूस से खरीदा था और पोर्टो रिको स्पेन से हासिल किया था। ट्रंप शायद ये सोचते हैं कि इनकी पहचान हिस्से होगा। समाना बदल गया है और ऐसे सौदे अब भी मुमकिन है। यूरोप, खास तौर पर डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की इस ख्वाहिश की शदीद मुखालिफत की है। डेनमार्क के वजीर आजम ने वाजे किया है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है और ना कभी होगा। डेनमार्क के लिए यह महज एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि कौमी इज्जत का मामला है। ग्रीनलैंड 300 साल से जायद अरसे से डेनिश दायरा इख्तियार में है और अगरचे यह खुद मुख्तार है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर डेनमार्क की सल्तनत का हिस्सा है। इसे खोना डेनमार्क के लिए एक बड़ा धचका होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इस मामले में डेनमार्क की हिमायत का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला फॉन डेर लाइन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अपने अरकान की सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी मज़म्मत की है। यूरोप के लिए ये एक बड़ा असूली मसला है कि क्या अमेरिका, जो इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, अब यूरोपीय सरजमीन का एक हिस्सा हासिल करने की धमकी दे रहा है। ये नेटो इत्तेहाद के लिए भी सवालिया निशान है, क्योंकि डेनमार्क नेटो का रुकन है और इसकी सरजमीनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ नेटो का बुनियादी फरीजा है। यूरोप को यह भी खदशा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जोर दिया तो ये बैनुल अक़वामी कानून और खुद मुख्तारी के असूलों की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम कायम हुआ, उसकी बुनियाद ये थी कि ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक की सरजमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। अगर अमेरिका खुद ये असूल तोड़े तो फिर रूस की यूक्रेन पर जारहियत या चीन की ताइवान के बारे में धमकियों की मजम्मत कैसे की जा सकती है। यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा इखलाकी और सियासी बहरान बन जाएगा। इक्तिसादी तौर पर भी यूरोप को नुकसान होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल का फायदा फील वक्त डेनमार्क को मिलता है और बालवास्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन को। अगर ये अमेरिका के हाथ चला जाए तो यूरोप नायाब धातों और दीगर वसाइल तक रसाई खो देगा, जो चीन पर इन्हिसार कम करने की इनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। यूरोप को यह भी खौफ है कि अगर अमेरिका ने यह साबिका कायम किया तो दूसरे ताकतवर ममालिक भी इसी तरह के इकदामात कर सकते हैं। नॉर्वे की पोजीशन बहुत दिलचस्प और पेचीदा है। नॉर्वे खुद एक आर्कटिक मुल्क है और उसका सवालबार जजीरा नमा आर्कटिक में वाक़ है। नॉर्वे नेटो का रुकन है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, हालांकि इसके यूरोप के साथ बहुत गहरे रवाबित है। नॉर्वे के लिए यह मसला दो धारी तलवार है। एक तरफ वो डेनमार्क और नॉर्डिक ममालिक के साथ अपनी सकाफती और तारीखी वाबस्तगी की वजह से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की मुखालिफत करता है। नॉर्डिक ममालिक में बहुत मजबूत इत्तेहाद है और वो एक दूसरे की हमायत करते हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे को अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, क्योंकि वो रूस के साथ सरहद शेयर करता है।
रूस की जारहियत, खास तौर पर यूक्रेन पर हमले के बाद नॉर्वे ने अपनी दिफाई तैयारियां बढ़ा दी है और अमेरिकी फौजी मौजूदगी का खैर मकदम किया है। इसलिए नॉर्वे अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। नॉर्वे ने सरकारी तौर पर कोई बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है, लेकिन उनके हुक्काम ने कहा है कि वो बैनुल अक़वामी कानून और ममालिक की खुदमुख्तारी के एहतराम में यकीन रखते हैं। नॉर्वे को यह भी खदशा है कि ग्रीनलैंड के मामले में तनाव से पूरे आर्कटिक में कशीदगी बढ़ सकती है, जो उनके अपने मफादात के खिलाफ होगा। आर्कटिक काउंसिल, जिसमें तमाम आर्कटिक ममालिक शामिल हैं, एक ताउन का फोरम रहा है, लेकिन यह तनाज़े उसे भी मुतासिर कर सकता है। नॉर्वे चाहता है कि आर्कटिक कम तनाव वाला इलाका रहे, जहां साइंसी ताउन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो हो, ना कि अस्करी मुकाबलाबाजी पर। ग्रीनलैंड के खुद मकामी लोगों की राय भी बहुत अहम है। ग्रीनलैंड की आबादी ज्यादातर इनॉट नस्ल से ताल्लुक रखती है और इनमें आजादी की ख्वाहिश बहुत मजबूत है। कई सियासी जमातें हैं जो डेनमार्क से मुकम्मल आजादी चाहती है, ताहम अमेरिका का हिस्सा बनना तकरीबन किसी को कबूल नहीं। ग्रीनलैंड की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि उनका मुस्तकबिल ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे, ना कि वॉशिंगटन या कोपेनहेगन। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिकी सरमायाकारी से उनकी मईशत बेहतर हो सकती है, लेकिन सियासी आजादी की कीमत पर नहीं। ग्रीनलैंड की मईशत फैल वक्त बहुत कमजोर है और वो डेनमार्क की सब्सिडी पर बहुत ज्यादा मुनहसर है। हर साल डेनमार्क तकरीबन $600 मिलियन की इमदाद देता है, जो ग्रीनलैंड के बजट का तकरीबन 1/3 है। मुकम्मल आजादी हासिल करने के लिए ग्रीनलैंड को अपनी मईशत मजबूत बनानी होगी, जो कुदरती वसाइल की कानकनी से मुमकिन है, लेकिन इसमें वक्त और सरमायाकारी दरकार है। बास तज्जियाकारों का ख्याल है कि ट्रंप की धमकियों से ग्रीनलैंड में आजादी की तहरीक को तकवीयत मिल सकती है, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी किस्मत खुद संभालनी होगी। बैनुल अक़वामी कानून के लिहाज से ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम ममालिक की सरजमीनी सालमियत का एहतराम लाजमी है और ताकत के इस्तेमाल से इलाका हासिल करना ममनू है। अगर अमेरिका फौजी ताकत इस्तेमाल करता है तो ये वाज़ेह जारहियत होगी, लेकिन अगर वो दबाव या मुआशी लालच से ये काम करना चाहे तो भी ये बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ताहम अगर ग्रीनलैंड के लोग आजाद रेफरेंडम में अमेरिका से इल्हाक का फैसला करें तो ये खुद इरादियत का हक है, जो कानूनी तौर पर जायज हो सकता है। चीन और रूस इस पूरे मंजरनामे को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। चीन के लिए ये एक मौका है कि वो अमेरिका की मुनाफकत को उजागर करे, क्योंकि अमेरिका दूसरों को जारहियत से रोकता है, लेकिन खुद ऐसा रवैया अपना रहा है। रूस भी इस तनाज़े से फायदा उठा सकता है, क्योंकि ये नेटो इत्तेहादियों में फूट डाल रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो रूस को यूक्रेन और दूसरे महाजों पर फायदा हो सकता है। ये तनाज़ा वसीतर जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों की अक्कासी करता है। दूसरी जंग अजीम के बाद जो लिबरल आलमी निजाम कायम हुआ था, वो कमजोर हो रहा है। ताकतवर ममालिक फिर से अपने मफादात के लिए बराह रास्त इक़दामात कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी इदारे और कवानीन कमजोर पड़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली नए इलाके खोल रही है जिन पर अभी तक वाज़ेह कवानीन नहीं थे। नायाब वसाइल की जंग तेज हो रही है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के लिए ये जरूरी है। ट्रंप का ये मौक़िफ़ अमेरिकी खारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है। रवायती तौर पर अमेरिका ने बैनुल अक़वामी कवानीन और इत्तेहादियों के निज़ाम को बरकरार रखा है, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इससे हटकर है। वो इत्तेहादियों को बोझ समझते हैं और अमेरिकी मफादात के लिए यकतरफा इक़दामात को तरजीह देते हैं। ये रवैया नेटो के मुस्तकबिल के बारे में भी सवालात उठाता है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों की सरजमीन पर ही नजरें रखे तो इत्तेहाद का क्या मतलब रह जाता है। अमली तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। फौजी ताकत का इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन है,
क्योंकि इससे नेटो टूट जाएगा और अमेरिका की आलमी साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। माशी दबाव भी काम नहीं करेगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन डेनमार्क की हिमायत करेगी। वाहिद रास्ता यह है कि ग्रीनलैंड के लोग खुद ये फैसला करें, लेकिन फिल वक्त वहां अमेरिका से इल्हाक की कोई खास तहरीक नहीं है। ज्यादातर ग्रीनलैंडर्स या तो डेनमार्क के साथ मौजूदा खुद मुख्तार हैसियत से मुतमईन है या मुकम्मल आजादी चाहते हैं। अमरीकी रियासत बनना उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। आले इस तनाज़े के मुमकिना नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्कान यह है कि यह बहस जारी रहेगी, लेकिन कोई फौरी तब्दीली नहीं आएगी। ट्रंप शायद अपने बयान से वापस नहीं हटेंगे, लेकिन अमली इकदाम की बजाय ये एक सियासी पोजीशन के तौर पर रहेगा। ताहम इस बहस से अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में दरारें पड़ सकती हैं, जो पहले से ही तिजारती तनाज़ात और दिफाई इखराजात के मसाइल की वजह से कशीदा है। दूसरा मंजरनामा यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश करे बगैर बाकायदा इल्हाक के। ये सरमायाकारी, फौजी अड्डों की तौसी और बुनियादी ढांचे की तामीर के जरिए हो सकता है। अमेरिका पहले से थोले एयरबेस रखता है और उसे तौसी दी जा सकती है। मजीद अड्डे कायम किए जा सकते हैं और बंदरगाहों को जदीद बनाया जा सकता है। अमेरिकी कंपनियां कानकनी के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर सकती हैं। इससे अमेरिका को ग्रीनलैंड पर ज्यादा असर और रसूख मिलेगा, बगैर इसके कि बाकायदा कब्जा किया जाए। ये डेनमार्क के लिए भी काबिल कबूल हो सकता है, क्योंकि इससे ग्रीनलैंड की मईशत को फायदा होगा। तीसरा इम्कान यह है कि यह तनाज़े ग्रीनलैंड की आजादी की तहरीक को तेज कर दे। अगर ग्रीनलैंड के लोग महसूस करें कि उनका मुस्तकबिल दूसरों के हाथ में है, तो वो मुकम्मल आजादी का मुतालबा कर सकते हैं। एक आजाद ग्रीनलैंड फिर खुद फैसला कर सकता है कि उसे किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं। यह भी मुमकिन है कि आजाद ग्रीनलैंड गैर जानिबदारी का रास्ता इख्तियार करे, जैसे आइसलैंड ने किया था, और मुख्तलिफ ताकतों के साथ मुतवाजिन ताल्लुकात रखे। ताहम मुकम्मल आजादी के लिए माशी खुद कफालत जरूरी है, जो फिल वक्त नहीं है। चौथा मंजरनामा, जो बहुत कम इम्कान रखता है लेकिन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, वो ये है कि अमेरिका वाकई कोई जारहाना इकदाम करे। अगर ऐसा हुआ तो ये बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। नेटो शायद टूट जाए, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात तबाह हो जाए और दूसरी ताकतें भी इसी तरह के इकदामात की जसारत करें। ये एक नए बैनुल अक़वामी अफरा तफरी का दौर शुरू कर सकता है। तारीखी तनाजुर में देखें तो ग्रीनलैंड की हैसियत हमेशा से पेचीदा रही है। नार्स वाइकिंग्स की आबादकारी, इनोट कबाइल की मकामी मौजूदगी, डेनिश नवाबादियाती हुक्मरानी, दूसरी जंग अजीम में अमरीकी कब्जा और अब बतदरीज खुद मुख्तारी की तरफ सफर, ये सब मराहिल इस जजीरे की मुनफरिद तारीख के हिस्से हैं। ग्रीनलैंड ने कभी पूरी तरह से किसी एक कौम की शनाख्त इख्तियार नहीं की और ये बहुत सी सकाफतों का संगम रहा है। मौसमियाती तब्दीली ने ग्रीनलैंड को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। जो बर्फ हजारों सालों से वहां जमी हुई थी, वो तेजी से पिघल रही है। इससे न सिर्फ आलमी सतह पर समंदर की सतह बढ़ रही है, बल्कि एक पूरा नया इलाका इंसानी सरगर्मियों के लिए खुल रहा है। साइंसदानों का अंदाजा है कि आने वाले दहाइयों में ग्रीनलैंड की बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पिघल जाएगा, जिससे न सिर्फ कुदरती वसाइल तक रसाई आसान होगी, बल्कि ज़राअत और इंसानी आबादकारी के लिए भी नए इलाके दस्तयाब होंगे। इस तब्दीली के साथ साथ जियोपॉलिटिकल अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। शुमाली कुतुब के इस इलाके में एक नया अजीम खेल शुरू हो चुका है। रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा और नॉर्डिक ममालिक सब इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। नए जहाज रानी के रास्ते खुल रहे हैं जो आलमी तिजारत को तब्दील कर सकते हैं। शुमाल मशरकी रास्ता जो रूस के साहिल के साथ है और शुमाल मगरबी रास्ता जो कनाडा के जज़ायर से गुजरता है, दोनों ज्यादा काबिल इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्रीनलैंड इन रास्तों के दरमियान एक अहम मकाम पर वाक़ है। नायाब जमीनी धातों का मसला भी बहुत अहम है। ये धातें जिनमें लिथियम, कोबाल्ट,
न्यूडीमियम और दीगर शामिल है, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए नागुज़ीर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, विंड टरबाइन और दिफाई निजाम सब इन धातुओं पर मुनहसिर है। चीन ने इन धातुओं की आलमी फराहमी पर तकरीबन इजारादारी कायम कर रखी है, क्योंकि इनकी कान कनी और प्रोसेसिंग ज्यादातर चीन में होती है। ये मगरबी ममालिक के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा है, क्योंकि चीन इनकी फराहमी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीनलैंड में इन नायाब धातुओं के बड़े ज़खायर होने का इम्कान है। इब्तिदाई जियोलॉजिकल सर्वे से इसके शवाहिद मिले हैं। अगर ये ज़खायर बड़े पैमाने पर निकाले जाएं, तो ये चीन की इजारादारी को तोड़ सकते हैं और मगरिब को तवानाई की तब्दीली और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मदद दे सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और चीन सब ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। माहौलियाती पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड एक नाजुक माहौलियाती निजाम रखता है, जो मौसमियाती तब्दीली से बड़ी तरह मुतासिर हो रहा है। अगर यहां बड़े पैमाने पर कान कनी और सनती सरगर्मियां शुरू हुई, तो माहौलियात को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। मकामी इनोट कम्युनिटीज, जो हजारों सालों से रवायती तरीकों से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। शिकार और माहीगीरी, जो इनकी रोजी रोटी का जरिया है, मुतासिर हो सकते हैं। ग्रीनलैंड के लोगों की ख्वाहिशात और हुकूक इस पूरी बहस में मरकजी हैसियत रखते हैं। ये तकरीबन 56,000 लोग, जो ज्यादातर ग्रीनलैंडिक अनूठ हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करने का हक रखते हैं। इनमें से अक्सरियत डेनिश भी बोलती है और डेनमार्क के साथ सकाफती रवाबित रखती है, लेकिन इनकी अपनी मुनफरिद शनाख्त भी है। ग्रीनलैंडिक जबान, रवायात और तर्ज जिंदगी इनके लिए बहुत अहम है। कोई भी सियासी तब्दीली इनकी रजामंदी के बगैर जायज नहीं हो सकती। ये तनाज़े बड़े सियासी सवालात भी उठाता है। क्या 21वीं सदी में भी ममालिक दूसरे इलाकों को खरीद या कब्जा कर सकते हैं? क्या ताकतवर ममालिक को छोटे इलाकों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए? क्या इक्तिसादी और अस्करी ताकत सियासी हुदूद को तब्दील करने का जवाब फराहम कर सकती है? ये सवालात सिर्फ ग्रीनलैंड के बारे में नहीं, बल्कि आलमी निजाम के मुस्तकबिल के बारे में है। अगर हम देखें तो दुनिया में कई दूसरी मिसालें भी हैं, जहां छोटे इलाके बड़ी ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं। हांगकांग, ताइवान, क्रीमिया और कई दूसरे इलाके, जहां मकामी लोगों की ख्वाहिशात और बड़ी ताकतों के मफादात में तसादुम है। ग्रीनलैंड का मामला इन सब से अलग है। बराह रास्त अस्करी तसादुम का खतरा कम है, लेकिन यह भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। अमरीकी सियासत में भी यह मसला अहम है। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप की हिमायत करने वाले इनके मौक़िफ़ को कौमी मफाद के लिए जरूरी समझते हैं। इनका कहना है कि चीन और रूस जब इतने जारहाना हो रहे हैं, तो अमेरिका को भी अपने मफादात का दिफा मजबूती से करना चाहिए। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और कुछ रिवायती रिपब्लिकन्स इस मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि ये इत्तेहादियों से ताल्लुकात खराब करेगा और अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाएगा। यूरोप में भी इस मसले ने सियासी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ानी चाहिए, ताकि वो अमेरिका पर कम इन्हिसार करे। अगर अमेरिका खुद यूरोपी इलाके पर नजरें रखे, तो फिर अमेरिकी दिफाई छतरी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? दूसरे कहते हैं कि यह सिर्फ ट्रंप का मसला है, ना कि अमेरिका का, और जब ट्रंप की सदारत खत्म होगी तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहस यूरोप में हकीकत पसंदी बढ़ा रही है कि उन्हें अपनी सलामती खुद संभालनी होगी। रूस इस सारे मंजर से फायदा उठा रहा है। क्रेमलिन की तर्जुमान ने कहा है कि यह अमरीकी साम्राज्यत की वाज़ेह मिसाल है। रूस यूरोप और अमेरिका के दरमियान इस दरार को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूसी मीडिया इस मामले को बड़े पैमाने पर कवर कर रहा है और अमेरिका को मुनाफिक करार दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने क्राइमिया के इल्हाक की मजम्मत की थी, लेकिन खुद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है। चीन ने भी इस मामले पर तबसरा किया है। चीनी हुक्काम ने कहा है कि बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम होना चाहिए
और किसी मुल्क को दूसरे की सरजमीन पर जबरदस्ती दावा नहीं करना चाहिए। ये बयान दिलचस्प है क्योंकि चीन खुद ताइवान पर दावा करता है और जनूबी चीन समंदर में जा रहाना है। लेकिन चीन के लिए यह एक मौका है कि वो अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाए। कनाडा की पोजीशन भी अहम है। कनाडा खुद एक बड़ा आर्कटिक मुल्क है और उसकी ग्रीनलैंड के साथ सरहदें करीब है। कनाडा और डेनमार्क के दरमियान हेंस आइलैंड पर एक पुराना तनाजा था जो हाल ही में हल हुआ है। कनाडा ने डेनमार्क की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि बैनुल-अक़वामी हुदूद का एहतराम होना चाहिए। ट्रंप ने पहले कनाडा को अमेरिका की 50वीं रियासत बनाने की भी बात की, जिससे कनाडा में तशवीश पैदा हुई है। आइसलैंड की भी दिलचस्प हैसियत है। आइसलैंड नॉर्डिक ममालिक का हिस्सा है और ग्रीनलैंड का करीबी पड़ोसी है। आइसलैंड खुद 1944 में डेनमार्क से आजाद हुआ था। आइसलैंड ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की हिमायत की है। आइसलैंड की मिसाल ये दिखाती है कि छोटे ममालिक भी आजादी से कामयाबी से जिंदगी गुजार सकते हैं अगर उन्हें सही हिमायत मिले। मुस्तकबिल की तरफ देखें तो कई मंजरनामे मुमकिन है। करीबी मुद्दत में शायद ये तनाज़े सियासी बयानात और सफारती कशमकश तक महदूद रहेगा। ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे। डेनमार्क और यूरोप मुखालिफत करेंगे और ग्रीनलैंड के लोग अपनी आजादी का मुतालबा करेंगे। दरमियानी मुद्दत में अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा, सरमायाकारी के जरिए या फौजी अड़ी की तौसीह से। ये डेनमार्क के लिए काबिल कबूल हो सकता है अगर ये बाहमी रजामंदी से हो। तवील मुद्दत में ग्रीनलैंड की आजादी का इम्कान बढ़ रहा है। जैसे जैसे मईशत मजबूत होगी और वसाइल की कानकनी शुरू होगी, ग्रीनलैंड माशी तौर पर खुद कफील हो सकता है। एक आजाद ग्रीनलैंड फिर खुद फैसला करेगा कि उसे किसके साथ करीबी ताल्लुकात रखने हैं। शायद वो नॉर्वे या आइसलैंड की तरह नेटो का रुकन बने लेकिन यूरोपीय यूनियन से बाहर रहे, या शायद एक गैर जानिबदार मुल्क बने जो तमाम ताकतों के साथ मुतवाजिन ताल्लुकात रखे। ये तनाज़ा हमें याद दिलाता है कि जोग्राफिया और वसाइल आज भी बैनुल-अक़वामी सियासत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली ने नया जोग्राफिया तख्लीक किया है और नए वसाइल खोले हैं, और इसके साथ नए तनाज़ात भी पैदा हुए हैं। ग्रीनलैंड का मामला शायद पहला है लेकिन आखिरी नहीं होगा। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती जाएगी, ऐसे मजीद तनाज़ात सामने आएंगे। इंसानी तारीख में ये पहली बार नहीं है कि नया इलाका खुलने से तनाज़ात शुरू हुए हैं। नई दुनिया की दरियाफ्त के बाद यूरोपीय ताकतों ने अमेरिका और एशिया में नौआबादियात कायम की। अफ्रीका की तकसीम ने भी यही कहानी दोहराई। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं, जहां बैनुल-अक़वामी कानून, इंसानी हुकूक और खुद इरादियत के उसूल कायम हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये उसूल नए इलाकों और वसाइल की दौड़ में बरकरार रहेंगे या फिर से ताकत ही सब कुछ तय करेगी। ग्रीनलैंड के लोगों के लिए ये एक नुक्ता है, नाजुक वक्त है। उनकी जमीन पर आलमी ताकतों की नजरें हैं और उनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। लेकिन तारीख ये भी दिखाती है कि छोटी कौमें भी अपनी शनाख्त और आजादी बरकरार रख सकती हैं अगर वो मुत्तहिद रहे और अपने हुकूक के लिए खड़ी हो। ग्रीनलैंड के लोगों ने हजारों साल सख्त तरीन हालात में जिंदगी गुजारी है। वो इस सियासी तूफान से भी गुजर सकते हैं। खुलासा ये कि ग्रीनलैंड का तनाज़ा महज एक जजीरे के बारे में नहीं, बल्कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स, मौसमियाती तब्दीली के असरात, नायाब वसाइल की जंग और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में है। ये अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात के लिए भी एक इम्तिहान है। आने वाले महीनों और सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तनाज़ा किस समत जाता है और इसके आलमी असरात क्या होते हैं।